Today we are performing the another bio practicals, that is question number 1, food taste, and variant is a 31 October November 9 and experiment number on your book 6, and that is the question number 1, right? क्वेश्चन नंबर 1 में आज हम जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमारे पास जो है वो है सुक्रोज। सुक्रोज इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके, सुक्रोज को हमने आइडेंटिफाई भी करना है एंड प्लस इसकी कॉन्सेंट्रेशंस भी फाइंड करनी है। एक आपके पास पी सोल्यूशन है दैट इज़ अननोन है आपके पास, ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपने फाइंड करनी है। यहाँ पर लास्ट प्रैक्टिकल जो हमने जितने भी परफॉर्म किए होंगे उसमें आई थिंक डाइल्यूशन आपने सीखा है, सीरियल डाइल्यूशन, नॉर्मल डाइल्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ इस प्रैक्टिकल में जो है हमारे पास डाइल्यूशंस का कोई उसमें नहीं है, बट जो सैम्पल्स गिवन है ऑलरेडी जो है वो डाइल्यूटेड है हमारे पास। जैसे फर्स्ट पेज पे अगर आप देखेंगे, यू आर प्रोवाइडेड सैम्पल्स W, X, Y एंड Z। ये वो सैम्पल्स हैं जो कि गिवन है, वरना नॉर्मली आपको एक सॉल्यूशन गिवन होता था और फिर उसके बाद उसकी सीरियल या नॉर्मल डाइल्यूशन हम करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये सारे सैम्पल्स गिवन हैं और दो सैम्पल्स हैविंग द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सुक्रोज। सुक्रोज इज़ अ डाइसैकराइड मॉलिक्यूल, ठीक है। और आपको पता है बेनेडिक्ट टेस्ट इसका जो है वो डायरेक्टली पॉजिटिव नहीं आता। अगर हम रिड्यूसिंग शुगर की बात करेंगे तो वो डायरेक्टली बेनेडिक्ट टेस्ट हमारा पॉजिटिव देता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि उस सैम्पल्स में हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। लेकिन अगर किसी सैम्पल्स में नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा तो फिर आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो मैंने यहाँ पर टेस्ट आपको यहाँ पर बोर्ड पे जो है मेंशन कर दिया है कि किस तरीके से आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सुक्रोज को आइडेंटिफाई करना है, राइट। इसके लिए 3 स्टेप्स आपको करने होते हैं। 3 स्टेप्स को आपने फॉलो करने हैं। 1, 2 एंड 3 ये तीनों स्टेप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, कोई भी सैंपल यहाँ पर हमारे पास है, जैसे W, X, Y, Z, कोई भी आप सैंपल्स ले और कितना लेते हैं हम 2 cm3। जैसे W लिया मैंने तो W जो है वो 2 cm3 टेस्ट ट्यूब में आप लेते हैं। जब भी कोई भी चीज़ परफॉर्म करना हो तो हम टेस्ट ट्यूब में ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो 2 cm3 आपने टेस्ट ट्यूब में ले लिया एंड देन ऐड दी एसिड। एसिड हमारे पास यहाँ पर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये चीज़ें भी आपको प्रोवाइडेड है। बेनेडिक्ट solution, B, S is a base, sodium hydrogen carbonate and H is a acid that is hydrochloric acid, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट स्टेप में आपने जो है क्या करना है, सैंपल को एसिड के साथ बॉईल करना है, ठीक है, हीट प्रोवाइड करना है। और कितनी देर के लिए हम हीट प्रोवाइड करते हैं इसको, ये काम हम जो है वाटर बाथ में कर रहे होते हैं और इसका टेम्परेचर हम जो है 80 डिग्री से 90 डिग्री तक रखते हैं इसको, ठीक है, वाटर बाथ का टेम्परेचर। और उस टेस्ट ट्यूब को जिसमें हमारे पास W और एसिड है, एसिड इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 cm3 आपने ले लिया, इसमें दोनों में ऐड करके आपने इसको वाटर बाथ में बॉईल किया। वाटर बाथ में जो हम बॉईल करेंगे वो कितनी देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है। और टेम्परेचर ज़रूर आप चेक करेंगे इसको, जैसे आपने प्रीवियस प्रैक्टिकल में किया था। वाटर बाथ का टेम्परेचर हम कैसे देखते हैं, थर्मोमीटर के ज़रिए। तो इस वाले पार्ट में, इस वाले जो आपके पास है फर्स्ट स्टेप का, इसमें हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे होते हैं। सुक्रोज की जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो हम कर रहे होते हैं, क्योंकि सुक्रोज हमारा जो है वो डाइसैकराइड मॉलिक्यूल है, तो उसको मोनोमर्स में हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं। मोनोमर्स में जब कन्वर्ट हो जाता है तो फिर 2 से 3 मिनट इसीलिए हम हीट प्रोवाइड करते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में हम आते हैं इसके बाद, उसी टेस्ट ट्यूब में, जो टेस्ट ट्यूब में आपने एसिड लिया था, उसी टेस्ट ट्यूब में हम जो है अब क्या करेंगे, हीट करने के बाद 2 से 3 मिनट वाटर बाथ से आप निकाल लेंगे और उसके बाद फिर बेस ऐड करेंगे।
यहाँ पर जो प्रोसीजर है आपके पास इस एक्सपेरिमेंट में, नेक्स्ट पेज पे आपके पास आपको मिलेगा, उसमें पूरा प्रोसीजर इसमें लिखा है, लेकिन ये है कि आपने ये तीनों स्टेप्स को इसी तरह से फॉलो करना है, ठीक है। और याद भी रखना होता है क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ प्रैक्टिकल ऐसे भी होते हैं जिसमें कि हम जो है वो ये टेस्ट वगैरह गिवन नहीं होता है, तो फिर हमें याद रखना होता है इसको टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। तो ये आपके लिए भी अच्छा है कि आप इसको याद कर लीजिएगा। सेकेंड स्टेप में जो एसिड के साथ आपने बॉयल किया था सैंपल्स को, अब यहाँ पर सेकेंड में हम जो है वो न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइजेशंस के लिए आपको पता है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट स्टेप में आपने एसिड लिया था, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या चीज़ लेकर आते हैं, कोई एल्कली या बेस, ठीक है। यहाँ जो बेस हमारे पास है वो दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसमें क्या चीज है, बाइकार्बोनेट आपके पास है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब आप इस टेस्ट ट्यूब में, जिसमें कि हमारे पास क्या है सैंपल, ठीक है, यानी W कितना है हमारे पास 2 cm3, एंड देन ऐड एसिड, एसिड हमने कितना ऐड किया 1 cm3। अब इस सैंपल्स में सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, बेस ऐड कर रहे होते हैं। बेस ऐड करने पे हमारा क्या होता है कि कार्बोनेट रिएक्ट विद द एसिड, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे सॉल्युबल है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा कि वो सॉल्युबल नहीं रहेगा, बल्कि वो बबलिंग्स फॉर्म में, फिजिंग्स फॉर्म में जो है वो सॉल्यूशन से आपको निकलता हुआ नजर आएगा, लिबरेट होता हुआ नजर आएगा। तो जैसे ही आप बेस ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस वाले टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपने हीट किया था एसिड के साथ, CO2 गैस लिबरेट हो रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर जो मेंशन है वो 5 cm3 है, ठीक है। कितना ऐड करना, क्योंकि सॉल्यूशन फॉर्म में हमारे पास बेस, तो उसने कहा कि प्रोसीजर जो फॉलोअप करना है, तो 5 cm3 अगर आप ऐड कर देंगे इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो हो सकता है कि सडनली अगर आप इसको पूरा 5 cm3 अगर ऐड कर देंगे तो CO2 गैस हो सकता है कि बहुत ज़्यादा, यानी रिएक्शन बहुत फास्ट हो और जो सैंपल से वो टेस्ट ट्यूब से ऐसा नहीं कि बाहर आ जाए। तो आप ग्रेजुअली जो है उसमें S यानी कि सॉल्यूशन 5 cm3 जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ग्रेजुअली ऐड करेंगे 1 cm3 1 cm3 करके। तो आप इसमें टेस्ट ट्यूब में जब ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो फिजिंग्स या बबलिंग्स फॉर्म में आ रहे होंगे। तो अब फर्स्ट 1 cm3 अगर आपने ऐड किया तो हो सकता है रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा होगा, एंड देन अगेन 1 cm3 ऐड कर रहे होंगे तो हो सकता है अब रिएक्शन आपका जो है वो स्लो हो जाएगा। अनटिल के अगर आप ऐड कर रहे होंगे अगेन 1 cm3 तो हो सकता है बिल्कुल ही बहुत ही स्लो रिएक्शन हो गया हो आपका। तो इस तरीके से वो 5 cm3 तो नहीं यूज हो रहा होगा न्यूट्रलाइजेशन के लिए, बट ये कि 5 cm3 आप सिरिंज यूज करके इसको ले लें, सक कर लें, और 1 cm3 ऐड करेंगे तो गैस लिबरेट होना आपको नजर आएगा। तो 1 cm3 फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो बहुत फास्ट रिएक्शन हो रहा होगा, तो उसमें बबल्स आपको बहुत क्लियरली नजर आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे रिएक्शन हमारा स्लो होता जाएगा। तो अनटिल CO2 गैस स्टॉप, तो आप एडिंग करना अब आप जो है क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। अब जो है जब ये आपका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा सेकंड पार्ट में, ठीक है। अच्छा, यहां मैंने एक चीज और भी लिखा है, यहां पर लिटिल अमाउंट ऑफ सॉलिड। समटाइम ऐसा भी होता है, ये जो बेस है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये लिक्विड फॉर्म में इस वक्त है आपके पास इस प्रैक्टिकल में। किसी प्रैक्टिकल में ऐसा भी होता है कि सॉलिड फॉर्म में भी गिवन होता है। तो अब आप स्पैचुला के थ्रू लिटिल अमाउंट आप ऐड करेंगे, फिर वही ऑब्जर्वेशन होगी कि CO2 गैस हमारा लिबरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बहुत फास्ट लिबरेट होगा। तो अनटिल आप जब तक कि रिएक्शन स्टॉप ना हो जाए, और स्टॉप सॉलिड फॉर्म में कब होगा, जब सॉलिड्स अब रिएक्शन नहीं कर रहा होगा तो वो सेटल डाउन हो जाएगा नीचे। तो उस वक्त हम समझ जाएंगे कि ये सॉल्यूशन जो हमने हीट किया था पहले पार्ट में,
सैंपल विद द एसिड तो वो न्यूट्रलाइज हो गया होगा, इसीलिए एसिड के H पॉजिटिव आयन वो सारे के सारे यूज्ड हो गए होंगे वाटर फॉर्म में, वाटर में कन्वर्ट होने के लिए। तो अब जैसे भी अब आप ऐड करेंगे या 1 cm³ भी ऐड करेंगे तो आपको रिएक्शन नहीं मिल रहा होगा, रिएक्शन स्लो हो गया होगा या बहुत ही यानी स्टॉप हो गया होगा, क्योंकि पूरा का पूरा एसिड जो है हमारा वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, जिसमें एसिड H+ और OH आयन जो है वो रिएक्ट करते हैं, वाटर फॉर्म कर रहे होते हैं। तो वाटर फॉर्म होने के बाद अब रिएक्शन नहीं हो रहा होता, तो दैट पॉइंट इज अ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट में जो आप करते हैं दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि जो एसिड आपने यूज किया था उसको हमने न्यूट्रलाइज करना, तो जाहिर है इसके लिए हम बेस लेकर आते हैं, तो बेस से ही हमारा जो है वो क्या है न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो 5 cc वाला सिरिंज आप ले लें और उसमें ग्रेजुअली फिर आप उस टेस्ट ट्यूब में, जो ये टेस्ट ट्यूब वाला सैंपल है हमारे पास, इसमें आप ग्रेजुअली 1 cm³ करके आप ऐड करेंगे। और अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तो अब आपने क्या करना है, लिटिल अमाउंट ऑफ सॉलिड जो है वो ऐड करते रहेंगे until the solid settled on at the bottom of the test tube। तो जैसे आपको नजर आ जाए और ऐड करेंगे तो वो सॉलिड जो नीचे सेटल डाउन होता चला जाएगा। तो दैट मीन्स की न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ चुका है, तो इसकी वजह से अब हम जो है उसको क्या करेंगे, एडिशन नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि आप, ये भी तो बेस है हमारे पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड अगर हम यूज करेंगे दैट इज द आल्सो बेस, तो हमें ऑब्जर्व करना है फिजिकली, ठीक है। कोई ऐसा एपरेटस नहीं है जिसमें कि हम न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, जैसे कि आप टाइट्रेशन में करते हैं कलर चेंजेस, ठीक है, येलो और रेड या पिंक या कलरलेस, इस तरह से कोई भी कलर से आप ये पता चल जाता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट हमारा आ गया है। लेकिन यहाँ पर आपके पास ये सॉलिड दिया है कार्बोनेट, अगर मैं ये ना देता आपको और ये देता अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फिर क्या होता, जब आप 5 cc ऐड कर रहे होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद दी एसिड, एसिड हमारे पास क्या है HCl है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो दैट मीन्स के इसके अंदर जो है वो क्या है CO2 गैस तो लिबरेट नहीं होता है। तो जब गैस को इवॉल्व नहीं हो रहा होगा तो फिर क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब ये न्यूट्रलाइज हो गया है या किस तरह से ये न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट हो गया। तो इसलिए बेस एक ऐसा यूज करें जिसके अंदर कार्बोनेट है और ये डिकम्पोज होकर ब्रेक होकर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो और गैस कोई भी इवॉल्व हो रहा होगा तो बबलिंग फॉर्म में आ रहा होगा, ठीक है। तो इससे फिर हमें पता चल जाएगा अगर CO2 गैस लिबरेट नहीं हो रहा तो वहां पर ये न्यूट्रलाइज हो गया। तो इस तरह से सेकेंड पार्ट आपका जो है वही टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने W लिया था, एसिड के साथ बॉयल किया पहले, फिर उसको न्यूट्रलाइज किया और उसी टेस्ट ट्यूब को अब उसमें जो है ऐड करना है थर्ड स्टेप में, वो है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। आप सबको पता है बेनेडिक्ट आप यूज कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो है बेनेडिक्ट टेस्ट हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इस तरीके से 2 cm³ आपने कितना लिया था, सैंपल लिया था, तो 2 cm³ हम बेनेडिक्ट भी यूज करेंगे। बेनेडिक्ट टेस्ट कभी भी जो है वो बगैर हीटिंग के प्रोसीड नहीं हो रहा होता। आप इसको वाटर बाथ में लेके जाएंगे और वाटर बाथ का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बेनेडिक्ट अपना कलर चेंज देगा ही। बेनेडिक्ट का कलर क्या है, ब्लू कलर है। ब्लू कलर जो है वो अपना कलर चेंज करेगा कौन कौन से कलर में, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड ब्रिक रेड। इन चारों में से कोई भी एक कलर जो है वो चेंज करेगा। डिपेंड करता है कि इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। ज्यादा होगी तो हो सकता है येलो आ जाए, हो सकता है ऑरेंज, और अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो ब्रिक रेड हमें मिलेगा। अदरवाइज कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा तो फिर ग्रीन कलर होगा। लेकिन यहां पर एक चीज, कलर चेंज में आपको यहां पर टाइम भी रिकॉर्ड करना है। आपने फर्स्ट प्रैक्टिकल किया होगा आपने, राइट। तो पहले प्रैक्टिकल में आपने देखा होगा कि
जब फ्रूट जूस वाला आपने प्रैक्टिकल किया था F1 और F2 वाला, तो उसमें हमने टाइम रिकॉर्ड किया था बेनेडिक्ट टेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम टाइम रिकॉर्ड करेंगे, और टाइम रिकॉर्ड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक और चीज़ फाइंड करना है, वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पी सॉल्यूशन। और पी में भी हमारे पास क्या है, सुक्रोज है। पी में भी हमारे पास सुक्रोज है, लेकिन वो गिवन नहीं है। जैसे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 5%, 2.5, ठीक है, 1.1% एंड 0.25% आपके पास ये कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, बट पी की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास गिवन नहीं है। तो हम जो है वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए हर सैंपल का, जैसे आपने W आपने लिया, यहाँ पर W का टाइम रिकॉर्ड किया, W की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 5% है, यानी कि ग्राम पर 100 cm3। तो दैट मीन्स के इसका जो टाइम अगर रिकॉर्ड करेंगे कलर चेंज का, कलर चेंज में जितना टाइम लेगा वो सबसे कम इसी का आएगा, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, कोलिजन इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा कोलाइड कर रहे होंगे, तो कम टाइम में वो अपना रिएक्शन कंप्लीट कर रहा होगा। इसी तरह से अगर हम X की बात करेंगे तो इसका टाइम ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इसकी कम है। Y उससे ज़्यादा टाइम लेगा X से, और Z सबसे ज़्यादा Z का टाइम आपके पास आएगा। यानी कि अगर हम ट्रेंड की बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, टाइम इज इंक्रीजेस। हर सैंपल्स के अगर आप टाइम रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे आपका टाइम जो है क्या होगा, वो इंक्रीज कर रहा होगा विद द डिक्रीज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन अगर आप नीचे की तरफ जा रहे होंगे तो टाइम हमारा इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से P, पता नहीं P का क्या टाइम आएगा, जो भी टाइम आएगा वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, टाइम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, फ्रूट जूस F1 और F2 में आपने देखा होगा किस तरह से कि वाटर बाथ में हम टेस्ट ट्यूब को जैसे प्लेस करते हैं, स्टॉप वॉच हमारे हाथ में होता है, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देते हैं आप, और फिर जैसे ही फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ कलर चेंज, जैसे ये सोल्यूशन W लिया था आपने और इसमें एसिड और बेस सारे ऐड करने के बाद आखिरी स्टेप में आपने बेनेडिक्ट सोल्यूशन इसके अंदर ऐड किया, तो पूरा सोल्यूशन का कलर जो है हमारा ब्लू हो गया। अब जैसे ही आपने वाटर बाथ में प्लेस किया, टाइम स्टार्ट कर दिया आपने, और थोड़ी देर के बाद यहाँ टॉप पे आप देखेंगे कि कलर चेंज आ रहा होगा, जो भी ग्रीन आ रहा है, येलो आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, तो वो कलर आपने जैसे ही ऑब्जर्व किया, स्टॉप वॉच को हम जो है स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये W का हमारा टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा। अब सेकंड में क्या करेंगे, X के लिए एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, उसमें आप भले मार्क कर लें X, और उसके बाद इसमें क्या ऐड करेंगे, 1 cm³ ऑफ एसिड, एंड देन 2 से 3 मिनट तक आप उसको बॉईल करेंगे वाटर बाथ में। सेकेंड स्टेप पे वही न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आप उसको फाइंड करेंगे, और थर्ड स्टेप में आप जो है बेनेडिक्ट ऐड करके इसका भी आप कलर चेंज ऑब्जर्व करके टाइम भी रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी तरह से Y का भी करेंगे, Y सैंपल एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, और फिर इसी तरह से ये तीनों स्टेप्स को हम फॉलो कर रहे होंगे। Z का भी इसी तरह से आएगा, और P का भी यही काम करेंगे कि 2 cm³ P आपने लेना है, एसिड ऐड करना है, फिर उसको न्यूट्रलाइज करना है, एंड देन थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ऐड करके उसका भी कलर चेंज और टाइम रिकॉर्ड करना है। तो इस तरीके से ये सारे सैंपल्स के आपके टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा, कलर चेंज भी आपके पास आ जाएगा, और आप सबको पता है इसका एक टेबल भी ड्रॉ करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन आपकी आ रही होती है उसकी हम टेबल भी ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट में जब हम परफॉर्म कर रहे होंगे तो टेबल भी यहाँ एक ड्रॉ कर देंगे उसको, कि आपने हर सैंपल्स का कलर चेंज एंड टाइम आपने रिकॉर्ड करना है। अब इसके लिए ये भी ऑब्जर्व कीजिएगा कि मार्क्स कितने हैं, यहाँ पर 6 मार्क्स का है, ठीक है। 6 मार्क्स के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि कम से कम हमारे 5 जो है वो कॉलम टेबल में शामिल होनी चाहिए। अगर आप इससे कम करते हैं तो 6 के बजाय हो सकता है मार्क्स आपके कम मिले आपको। तो अब आपने यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन आपके पास है, एक तो
सैंपल का आ गया कॉलम, दूसरा आपका उस सैंपल्स के कलर चेंजेस, क्या कलर आ रहा वो आ जाएगा, तीसरा जो काम आप कर रहे हैं दैट इज द टाइम। तो टाइम के लिए ये है कि आपके पास ये देखें कि 3 कॉलम आपने, ये तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि सैंपल, कलर चेंज एंड टाइम, कॉलम बन रहे हैं हमारे 3। टेबल के अंदर कम से कम हमें 5 कॉलम चाहिए होंगे। तो अब 5 कॉलम ऐड करने के लिए आपको अब क्या चीज़ है जो आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो यहाँ पर कलर चेंज तो सबका आ रहा होगा, सैंपल्स तो वही होगा, बट हम यहाँ पर सिर्फ एक काम ये करेंगे कि टाइम को हम स्प्लिट कर देंगे। टाइम को यानी कि जो प्रैक्टिकल आप W के लिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टाइम जो आपने रिकॉर्ड किया है, अगेन हम इसको रिपीट करेंगे, यानी T1 एक ले लेंगे, एक T2 ले लेंगे और देन इन दोनों का एवरेज करके एक T कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक सैंपल का कॉलम हो जाएगा, एक कलर चेंज का, और एक आपके पास T1 एंड T2, ये 4 हो गए। और आखिर में जो है हम इन दोनों का मीन ले लेंगे, तो मीन ये है कि आपका ये 5वां कॉलम भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके 6 मार्क्स जो है टेबल के वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर इनमें से एक आध कॉलम भी आपने कम कर दिया तो एक आप समझे कि 1 मार्क्स जो है ना डिडक्ट हो जाए। तो इस तरीके से जो है हम ये अपना पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेंगे। उसके बाद जो है थ्योरी वाले पार्ट्स हैं वो फिर हम डिस्कस बाद में कर लेंगे उसको हम, लेकिन आप परफॉर्म करेंगे इसको इस तरीके से तो इजीली आप जो है सारे चीज़ों को आप जो है ना फाइंड कर लेंगे, टाइम और फिर कंसंट्रेशन ऑफ पी को भी आप जो है ना फाइंड कर लेंगे। तो हमारा ये जो प्रैक्टिकल है तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो सुक्रोज है, सुक्रोज के लिए तीनों स्टेप्स का फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप इन तीनों स्टेप में से कोई भी एक स्टेप्स आप नहीं फॉलो करेंगे तो रिजल्ट आपका जो है ना आखिर में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बेनेडिक्ट टेस्ट जब भी पॉजिटिव होगा जब आप ये दोनों पॉइंट्स को सही से फॉलो कर रहे होंगे। पहले में बॉईल करना है 2 से 3 मिनट वाटर बाथ में, दूसरे में न्यूट्रलाइजेशन। अब जब मोनोमर्स में जब कन्वर्ट हो जाएगा डाइसैक्राइड मोनोसैक्राइड में तो फिर हमारा ये बेनेडिक्ट टेस्ट जो है इस वक्त पॉजिटिव देगा। इसीलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर हमारा जो है वो पॉजिटिव नहीं देता डायरेक्टली बेनेडिक्ट में। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे, फिर इसके बाद देखिए किस तरीके से। ओके बेटा, अब हम परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं। अब परफॉर्मेंस के लिए आपके पास ये सैंपल्स बीकर्स में कंटेनर्स में गिवन है, प्रोवाइडेड है W, X, Y एंड Z। ठीक है, ये वो सैंपल्स हैं जो कि कॉन्सेंट्रेशन आपको मैंने बोर्ड पे दिखा दिया था कि W की 5% है और 2.5, 1% एंड 0.25% है। वो P सोल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने फाइंड करनी है दैट इज इन टेस्ट ट्यूब, और ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड है 2 cm क्यूब सैंपल्स हमारे पास प्रोवाइडेड है। अब इसमें जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है आपको पता है सक्रोज है, और हमने इसको जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। सक्रोज को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने बोर्ड पे समझा दिया था कि 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, यानी कि इसमें हम 1 cm क्यूब एसिड ऐड करेंगे। तो वाटर बाथ में जब हम इसको प्लेस करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए इसको 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हम टेम्परेचर देंगे, और स्टॉप वॉच में आप देख लीजिएगा 2 से 3 मिनट के लिए जो है हम इसको टाइम देकर उसके बाद इसको हम बाहर निकाल लेंगे। और फिर सेकंड स्टेप जो हमारे पास है वो है न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। उसी तरीके से फिर थर्ड स्टेप हमारे पास है बेनेडिक्ट टेस्ट। तो फिर ये जो भी टाइम ले रहा होगा अपना कलर चेंज करने में वो फिर हम टाइम रिकॉर्ड करेंगे, अपने टेबल पे मेंशन करेंगे इस पर। तो सबसे पहले आपके पास 4 टेस्ट ट्यूब, क्योंकि 4 सैंपल्स हैं आपके पास, वो 4 टेस्ट ट्यूब है। अच्छा, सोल्यूशन S आपके पास ये बेस है, दैट इज बेस है आपके पास, और ये H इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और देन B इज अ बेनेडिक्ट सोल्यूशन, रिएजेंट है जो कि बेनेडिक्ट टेस्ट करना है हमने। सही, 5 टेस्ट ट्यूब है, एक तो आपके पास P है और 4 आपके पास, मैंने ऑलरेडी पहले से इसको मार्क कर लिया। आपने इस तरह से जैसे सैंपल W लेना, आपने टेस्ट ट्यूब में ही परफॉर्म करते हैं, बीकर में तो परफॉर्म नहीं होगा, तो W मैंने मार्क कर दिया। इसी तरीके से एक टेस्ट ट्यूब में X, इसी तरह से Y
एंड देन जी। तो इस तरीके से ये चारों टेस्ट ट्यूब को मैंने लेवल कर लिया, और हर टेस्ट ट्यूब को जब लेवल करेंगे तो वो सैंपल्स भी आप लेंगे। जैसे W हमारे पास है, तो इस बीकर से हमने 2 cm क्यूब सिरिंज से लेना है। मैंने पहले से ले लिया, तो आपने क्या करना है, 2 cm क्यूब सक करके उसके बाद इसमें जो एयर बबल्स वगैरह होते हैं उनको आप रिमूव कर लेंगे, जैसे करते हैं आप लैब में भी आपने सीखा होगा किस तरह से करते हैं। तो हम रिमूव करके 2 cm क्यूब जो है इसमें हम ट्रांसफ़र कर लें। मैंने ऑलरेडी ले लिया आपने, तो इस तरीके से आपने ये सैंपल्स W ले लिए। इसी तरीके से X वाला बीकर उठाएंगे। अब जो सिरिंज W में आपके पास पड़ा हुआ है, उस सिरिंज को आप या तो वॉश कर लेंगे, ठीक है, वॉशिंग का हमारे पास बीकर अलग से होता है, और इसको वेस्ट में एक बीकर होता है, उसको इस तरीके से वॉश कर लेंगे। तो अब आप X सॉल्यूशन आप ले सकते हैं इस सिरिंज से, जो सेम सिरिंज आपने यूज़ किया है। यहाँ से भी आप 2 cm क्यूब टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे X सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है इसलिए वॉशिंग ज़रूरी है। अगर आप वॉशिंग नहीं करेंगे, जो टाइम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा, फिर आपके लिए फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा होगा, या तो फिर बिल्कुल जो है ना आप जो P सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर रहे होंगे वो एग्जैक्ट नहीं फाइंड हो रहा होगा। तो जितनी दफ़ा जो भी सैंपल आप लेंगे हर दफ़ा सिरिंज को वॉश कर लें, या अगर आपको प्रोवाइडेड है 4 सिरिंजेस ऐसे अलग अलग, तो आप उसको अलग अलग आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से Y सैंपल्स भी हमने ले लिया Y बीकर से, इसी तरह से Z सैंपल भी ले लिया 2 cm क्यूब हमने Z वाले बीकर से। ये बीकर है Z का, यहाँ से मैंने 2 cm क्यूब ट्रांसफ़र कर लिया। अब ये तो सैंपल लिया आपने, एसिड भी इसके अंदर आपने ऐड करना है फर्स्ट स्टेप में। एसिड कितना, 1 cm क्यूब, सब में आपने 1 cm क्यूब ऐड कर लिया। और वाटर बाथ में कितनी देर के लिए प्लेस करना आपने, 2 से 3 मिनट के लिए, सही। तो अब ये कि 1 बाय करके अगर हम 2 से 3 मिनट के लिए हर टेस्ट ट्यूब को बॉईल करेंगे तो टाइम हमारा काफ़ी कंज्यूम हो जाएगा, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि टाइम मैनेजमेंट नहीं है ये, फिर आपको 1 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है। तो इसलिए हमने सिर्फ हीट प्रोवाइड करना है, तो हम जो है वो चारों टेस्ट ट्यूब इवन के P वाला भी हम जो है इसमें रख देंगे, और स्टॉप वॉच जो है इसमें जो है स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से ये स्टॉप वॉच हमारा स्टार्ट हो गया। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हमने बॉईल होने देना है। एसिड में ले लेता हूँ इसमें P सॉल्यूशन में, क्योंकि इसमें हमने एसिड ऐड नहीं किया था, तो इसमें 1 cm क्यूब एसिड जो है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर, सही। तो इसको भी P को भी हम जो है इसको, क्योंकि हमने बेनेडिक्ट टेस्ट करना है आखिर में, सक्रोज है इसके अंदर, तो इसके लिए भी वही स्टेप्स फॉलो होगा जो X, Y और W के लिए है और G के लिए। तो टाइम हमारा जैसे ही 2 से 3 मिनट के दरमियान हो जाए मैं इसको निकाल लूँगा, और फिर उसके बाद इसको न्यूट्रलाइज करूँगा। ऐसा है कि आप अपने हाथों से भी इसको निकाल सकते हैं, अगर चेक कर लें कि बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है इसमें, तो इसके लिए फिर टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये रिंग है हमारे पास, ठीक है, इसको आप बैक करें और ये थोड़ा सा इसको क्लोज इस तरह से होल्ड करवा के ग्रिप करके आप जो है इसको इस तरीके से रिंग को आगे कर देंगे, तो आप फिर निकाल सकते हैं। तो अभी 2 से 3 मिनट नहीं हुआ, मैं अभी नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन टेस्ट ट्यूब अगर गर्म है तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। बी केयरफुल, वाटर बाथ काफ़ी गर्म होता है हमारा, आपके ऊपर ना गिरे। तो 1 मिनट हमारा हो चुका है, ठीक है। टेम्परेचर हमने चेक नहीं किया था, लेकिन मुझे पता है कि टेम्परेचर वही है, लेकिन ये कि आपने वाटर बाथ का टेम्परेचर ज़रूर देखना है, और वो 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। हमारा इस वक्त 80 से अब जा रहा है और 90 के करीब जा रहा है, बिल्कुल सही है। और इतने ही टेम्परेचर हमने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने बॉन्ड ब्रेक करना है, उसमें टेम्परेचर ही रिक्वायर्ड है असल में, और टाइम भी आपको ज़्यादा देना है। तो ऑलमोस्ट देखें 2 मिनट होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा और भी इसको दे देता हूँ टाइम, और इसके बाद फिर इसको वाटर बाथ से मैं निकालूंगा इसको बाहर, 5 टेस्ट ट्यूब को। जितना आप टाइम देंगे डाइसैक्राइड उतना ही ज़्यादा जो है
वो मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज टाइम कम देंगे तो हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल एज सक्रोज रह जाए और कुछ मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए कि आप थोड़ा सा टाइम जितना अच्छा देंगे वो, और टेम्परेचर का ख्याल ज़रूर रखेंगे। 90 के करीब हो, 2 मिनट्स 40 सेकेंड्स हो चुके ऑलमोस्ट, तो ये 3 मिनट के करीब जा रहा है। मैं इसको वैसे ही निकाल रहा हूँ, लेकिन आप टेस्ट ट्यूब होल्डर ही जो है इसको यूज़ करेंगे। तो W भी निकाल लिया मैंने, Y भी निकाल लिया और Z भी आ गया हमारे पास, और इस तरह से P सोल्यूशन उसको भी हमने हीट करके बाहर निकाले। अब टेम्परेचर की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, तो जैसे बेनेडिक्ट टेस्ट करेंगे तो फिर हम इसको देख लेंगे फिर टेम्परेचर। अब क्या है, ये तो फर्स्ट पार्ट था हमारे पास, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारे पास है, सेकंड स्टेप जो हम फॉलो करेंगे वो है न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, ठीक है। आप 5 cc वाला एक सिरिंज ले लें, ठीक है, और हर सैंपल्स में आपने 5 cc ग्रेजुअली ऐड करना है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट हमें चाहिए। ये मैंने 5 cc ले लिया। जैसे W मैंने यहाँ पर लिया है, तो उसको देखें न्यूट्रलाइज करूँगा तो इसमें बबल्स आ रहे हैं, देखें एग्जैक्टली ये बबल्स आ रहे हैं, है ना। अब देखें ग्रेजुअली मैं ऐड करूँ, बिल्कुल सडनली अगर आप 5 cm³ ऐड करेंगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा बबलिंग्स हो। अब ये देखें अभी भी बबल्स आ रहे हैं, ठीक है। मे बी के न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट अगर 5 cc में नहीं हो रहा तो मैं और ऐड कर दूंगा उसके अंदर, ठीक है। अब देखिए आपको CO2 गैस लिबरेट होते हुए नज़र आ रहा, और अब रिएक्शन स्लो हो गया काफ़ी, ठीक है। पहले बबल्स ज़्यादा आ रहे थे, तो 5 cc मैंने यूज़ कर लिया। इसका मतलब है कि और भी ऐड करना होगा, तो कितना वॉल्यूम हो जो भी हो हमें इससे कोई इशू नहीं है, बट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट हमारा आ जाए। ये देखें अब बहुत स्लो हो गया, ठीक है, रिएक्शन काफ़ी स्लो हो गया। आप चाहे यहीं पर ही स्टॉप करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ गया यहाँ पर, बिल्कुल रिएक्शन स्लो हो जाएगा। और अगर मैं सॉलिड अगर होता, सॉलिड यूज़ करता, तो नीचे जो है वो सॉलिड रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद अब रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रहा होगा, वो सेटल डाउन हो रहा होगा यहाँ पर। तो दैट पॉइंट इज आल्सो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, CO2 गैस अब स्लो हो गया है, स्टॉप हो गया तकरीबन ऑलमोस्ट, तो मैं यहाँ रो। अब फर्दर अगर ऐड करेंगे तो ये जो टेस्ट ट्यूब है ये सोल्यूशन से फिल हो जाएगा पूरा। तो अब जब बेनेडिक्ट ऐड करेंगे आप, तो बहुत लाइट कलर होगा, तो आपको टाइम रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम होगी इसमें, तो मैंने यही स्टॉप कर दिया। अब इसमें जो है इसी तरीके से आपने X को भी न्यूट्रलाइज करना है, ऐसे ही 5 cc वाला सिरिंज लेके बबल्स आएंगे आपके पास, ठीक है। तो 5 cc जो है आप ऐड करेंगे तो वही बबल्स फॉर्म हो रहे होंगे, स्टॉप हो रहे होंगे, तो इसी तरह से X को भी आपने न्यूट्रलाइज करना है, इसी तरह से Y को भी न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि सेकेंड स्टेप हमारा यही है न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। हर सैंपल्स को आपने, और फिर Z को भी, एंड देन P को भी आपने न्यूट्रलाइज करना है। इस तरीके से 3-5 सैंपल हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि सेकेंड स्टेप भी हमने फॉलो कर लिया इसको। अब थर्ड स्टेप में हम जाएंगे। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, मैं अभी सिर्फ आपको W ही करके दिखा रहा हूँ, बाकी जो है वो आप जब परफॉर्म करेंगे तो खुद ही आप प्रोसीड करेंगे उसको इसी तरह से कंटिन्यू चारों सैंपल्स में। अब ये है कि इसमें हमने क्या करना है, बेनेडिक्ट ऐड करना है, लेकिन इसमें मेक श्योर के इंस्ट्रक्शंस ये है कि अब जैसे वाटर बाथ से आपने निकाला था इसको, और फिर S सोल्यूशन आपने इसमें ऐड किया था, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ गए, लेकिन इसमें अभी भी ये गर्म है। आप थोड़ा सा इसको टाइम देंगे, जैसे ठंडा हो जाए तो फिर बेनेडिक्ट सोल्यूशन इसमें आपने ऐड करना है। अच्छा, ये क्यों, वो इसलिए कि आपको पता है बेनेडिक्ट जो रिएक्शन होगा वो टेम्परेचर के इफेक्ट से होगा, और जैसे ही इसमें टेम्परेचर मिल रहा होगा आपने एक्चुअली टाइम रिकॉर्ड करना है। तो आपका तो यहीं स्टार्ट हो गया रिएक्शन, तो टाइम आपको वहां जाते जाते वो बहुत जो टाइम आना था एक्चुअल वो नहीं आ रहा होगा, बल्कि कम टाइम आ रहा होगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ऐसे चेक कर लें कि ठंडा है कि नहीं, सही है। अगर है तो ठीक है, अभी इस वक्त है मेरे पास सही। तो अब मैं इसमें क्या है 2 cm³ बेनेडिक्ट ऐड करूंगा इसमें, लेकिन यहां पर जो मेंशन है आपके बुक में वो 1 cm³ है।
तो मैं 2 cm³ इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि इसका कोई इशू नहीं होगा, आप कर सकते हैं इस तरीके से। ये 2 cm³ हमारा जो है सोल्यूशन ऐड कर दिया मैंने। अब देखें ऑलरेडी कितना कलर लाइट हो गया और ये सोल्यूशन का कलर देखें कितना डार्क है, ठीक है। अगर मैं एस सोल्यूशन और इसमें ऐड कर देता तो और ज़्यादा लाइट हो जाता है, जो कि मुझे कलर चेंज इसका ऑब्जर्व करना है, सही। अब क्या है, थर्ड स्टेप हमारा ये है कि बेनेडिक्ट ऐड किया, वाटर बाथ का टेम्परेचर आपने देखना है। सबसे पहले 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। इस तरह से देखें, बॉटम से ना टच हो, उसके वॉल से ना टच हो, बिल्कुल वाटर से बॉटम से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। तो अभी जो है ये 80 के करीब पहुंचा है, ठीक है। 80 से थोड़ा अबव है, लेकिन मैं थोड़ा बर्नर इसको ऑन कर दूं ताकि अब ये टेम्परेचर 80 तो था, अब थोड़ा सा राइज भी कर जाए कोई इशू नहीं है। अब हमने इसका टाइम रिकॉर्ड करना है, जैसे कि मैंने बोर्ड पे आपको समझाया था कि टाइम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ये आपने प्लेस किया तो मैंने टाइम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ देखिए मेरे पास जो वाटर लेवल है वो थोड़ा सा क्या है, नीचे गया हुआ है। तो वैसे भी टेम्परेचर ज़्यादा था, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूँगा। आपने कोशिश करना है बेटा वाटर में सोल्यूशन का लेवल जो है वो डिप नज़र आए, ठीक है। अब जैसे ही इसके अंदर कलर चेंज नज़र आएगा टॉप लेयर पे, पूरे टेस्ट ट्यूब का नहीं देखना आपने, टॉप लेयर पे जैसे ही कलर चेंज आए आपने इसको स्टॉप कर देना है। और ये बहुत लाइट सा है तो बी केयरफुल कि ज़रा इधर उधर नहीं देखना आपने, बिल्कुल सॉल्यूशन के टॉप लेयर को ही देखना आपने। जैसे ही टॉप लेयर पे कलर चेंज आएगा मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। बहुत लाइट सा कलर चेंज आया है, बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए पहले सॉल्यूशन जो हमारा बहुत ज़्यादा ब्लू था, आप देखें लाइट होता जा रहा है। तो ये यहाँ टॉप पे आप देखेंगे तो इसका कलर बिल्कुल ब्लू कलर जो सॉल्यूशन था वो बिल्कुल अभी भी देखें आपको कैसे कलर चेंज होते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने पहले ऑब्जर्व कर लिया। अब देखें थोड़ी देर में और कलर ये अपना चेंज करेगा। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उसको, वो पूरे टेस्ट ट्यूब का कलर जो वो चेंज कर रहा होगा। बट हमने जैसे ही टॉप लेयर पे कलर आ गया ग्रीन या वटेवर येलो, तो फिर जो है हम उसको जो है आप जो है वैसे ही स्टॉप वॉच को स्टॉप करना है। तो हमारे पास जो टाइम आया है 1 मिनट 17 सेकेंड्स एंड 58, 1 मिनट 17 सेकेंड्स। दैट मीन्स के हमने टेबल में जो मेंशन करना है वो किसमें, अब W का जो कलर चेंज आया है वो आप ग्रीन लिखेंगे, ठीक है। आप जब परफॉर्म करेंगे आपको और क्लियरली नज़र आएगा। और टाइम हमारे पास है 1 मिनट 17 सेकेंड्स एंड 58, ठीक है। तो 58 को आपने 1 सेकेंड्स एज्यूम करना है, क्योंकि 0.58 हम लिखते हैं इसको, तो 0.58 का मतलब है वो 1 सेकेंड्स के नियरेस्ट। तो 7 कितना हो गया, जाहिर है 1 ऐड करेंगे 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। तो टोटल हमारे पास जो टाइम आया है वो 78 सेकेंड्स, ठीक है। 78 सेकेंड्स यानी किसका आ गया, W का। आपने ये लिखना है। इसी तरीके से अब इसी W को दोबारा हम रिपीट करेंगे क्या, हम रिपीट नहीं करेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा।
आपको पता, आपने बिल्कुल सही किया, इसमें कलर चेंजेस बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया, टाइम एग्जैक्टली आपने सही इसको रिकॉर्ड किया है, ऑब्जर्व किया है। तो दूसरा वाला जो है, अब दोबारा W लेंगे सैंपल, दोबारा टेस्ट ट्यूब में 1 cm³ ऐड करेंगे, फिर न्यूट्रलाइज करेंगे, हीट करेंगे, फिर देन थर्ड स्टेप। तो इसका मतलब है कि आपका 10 मिनट एक सैंपल में फिर चले जाएगा। तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, सिर्फ एक कॉलम को हमने ऐड किया था, वरना आपका परफॉर्मेंस तो यही वाला पार्ट है T1 यानी T। तो अब आप क्या करेंगे, इसको हम खुद से इसको एज्यूम कर लेंगे। मैं इसको चले थोड़ा सा बढ़ा के लिख लेता हूँ, 80 सेकेंड्स, यही होगा, नियरेस्ट 2 सेकंड का फर्क है, इस तरीके से होगा। तो अब ये है कि अगर मैं इसका एवरेज लूंगा तो कितना आ जाएगा। अच्छा ये देखिए, टाइम जो मैं लिख रहा हूं, आप सबको पता है कि हम डेसिमल में नहीं लिखते हैं, यानी कि इसमें जो है डेसिमल यूज नहीं करते हैं। बाकी दूसरे प्रैक्टिकल्स में आप करते हैं डेसिमल यूज, लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस की वजह से जो है हम टाइम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ह्यूमन रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा इसमें एरर होता है। जाहिर है आपने प्लेस किया, स्टार्ट किया आपने, सही है, तो टाइम एग्जैक्टली आपने सही स्टार्ट नहीं किया, फिर ऑब्जर्व कर रहे होंगे, कलर चेंज हो सकता है 2 से 3 सेकंड्स भी आप आगे निकल गए हो। तो बहुत ज़्यादा इसमें फुल ऑफ एरर होता है बायो वाले प्रैक्टिकल में। तो एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन इसीलिए हम फाइंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ जो ऑब्जर्व किया है उसी के अकॉर्डिंगली हम कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करते हैं। तो अब इस तरीके से आपने W का आपने अच्छा इंडिविजुअल करना, आपने ऐसा नहीं कि सब में 2 cm की बैनेडिक ऐड किया और पांचों को आपने एक साथ रख दिया। टाइम जब भी रिकॉर्ड करेंगे आप हमेशा 1 by 1 करके करेंगे, अदरवाइज आपने एकदम रख दिया तो सारा टेस्ट ट्यूब का कलर हो सकता है सडनली थोड़े से सेकंड्स में चेंज हो रहा हो, आप सही एग्जैक्ट टाइम नहीं ऑब्जर्व कर रिकॉर्ड कर पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आपका जो रिजल्ट होगा वो एग्जैक्टली बिल्कुल रॉन्ग जा रहे होंगे। इसी तरीके से सेकंड को भी करेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट ग्रीन आएगा, ये भी ऑलमोस्ट टॉप लेयर पे ग्रीन आएगा, और ये भी बेटा, और पी को भी जब आप करेंगे तो ये भी सही। मैं एज्यूम कर लेता हूं आपका पहला तो परफॉर्म कर लिया, बाकी आपने खुद परफॉर्म करना होगा इसको टाइम। लेकिन मैं जैसे जैसे मैंने आपको ट्रेंड बताया था, ट्रेंड क्या था कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, टाइम इंक्रीजेस, ठीक है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन x का कितना था 2.5, y का कितना था 1 और z का कितना था 0.25। तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, इसका मतलब है टाइम z का सबसे ज्यादा होगा, सही। अगर मैं एज्यूम करता हूं कि ये 100 सेकेंड्स हो गया, ठीक है, तो दैट मीन्स के मैं इसको 102 कर देता हूं तो 101 हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम डिक्रीज कर रहे होंगे वैसे वैसे, अब मैं इसको 120 कर दूं, इसको 118 कर दूं तो 119 हो जाएगा इसका एवरेज। लेकिन डेसिमल कोई नहीं लिखेगा, डेसिमल में लिखेंगे आपके नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसको 150 कर देता हूं और इसको 148 कर देता हूं, तो दैट मीन्स कि 149 हो जाएगा। आपने इस टाइम को तो आप खुद लिखेंगे, लेकिन ये सारे टाइम जो मैंने अभी सिर्फ एक का किया है, आपने x का भी करना है, y का भी करना है, z का भी करना है। इसी तरीके से जब आप b को भी रिकॉर्ड कर रहे होंगे टाइम, तो एग्जैक्टली आपकी इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं पता है कि क्या टाइम होगा, हो सकता है इनके बिटवीन किसी के टाइम आ रहा होगा। तो अगर आपके पास 160 सेकेंड आ रहा है, ठीक है, तो रिपीटेड अगर आप टाइम लिखना चाहें, चले 162 कर दें, तो ऑलमोस्ट ये जो है 161 आ रहा है। तो अब आप ये चेक करेंगे अपने टेबल में कि 161 जो है वो किससे मैच कर रहा है। 79 से तो नहीं है, 1 से भी नहीं है, 119 से भी नहीं, 149 से भी नहीं है, बल्कि आपका क्या है, इससे भी ज्यादा टाइम आ रहा है। या तो फिर आप ये कह सकते हैं कि जी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है 0.25% है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोज टू दी 0.25%। पी की जो कॉन्सेंट्रेशन जो आप अगले पेज पे जो आप एस्टिमेट करेंगे, दैट इज क्लोज टू दी 0.25%। या आप कह सकते हैं कि बिलो, यानी कि 0.25 से भी आप दूसरे मायने में आप ये भी लिख सकते हैं कि बिलो 0.25, क्योंकि टाइम ज्यादा है
तो इसका मतलब है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन जी से भी कम होगी। तो पी की इस तरीके से, जो आपको पहले भी नहीं पता था, आपने इनके थ्रू आपने जो है वो टाइम, ये कॉन्सेंट्रेशन इसका फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से आपका ये परफॉर्मेंस जो है कंप्लीट हो जाता है विद द टेबल, जो कि 6 मार्क्स का है। अगर आप इसी तरह से लिखेंगे तो ऑलमोस्ट ट्रेंड के जो है 2 से 3 मार्क्स होते हैं जो कि आपने फॉलो। ऐसा नहीं है कि वाई जो आप टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इससे कम आ जाए, यानी कि 80 सेकेंड्स आ जाए इसका, तो फिर ये ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा होगा, आपका ट्रेंड फॉलो नहीं होगा, तो फिर ट्रेंड के 2 मार्क्स जो है वो आपको नहीं मिलेंगे फिर। तो इस तरीके से आप अगर सही से सारी चीजें करेंगे, यूनिट लिख रहे होंगे आपके पास, सही है, तो टाइम का यूनिट जो सेकंड से वो सब लिख रहे होंगे, तो आपको हर एक के मार्क्स आपको मिल रहे होंगे। तो इस तरह से 6 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। और ये जो कंसंट्रेशन फाइंड के इसके 1 मार्क्स है वो अलग है, क्वेश्चन आपका 3 पार्ट्स में है। तो इस तरीके से आपका जो है ये प्रैक्टिकल हमारा कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो हम कोई और परफॉर्म करेंगे।